देखिए, मेरा यही सभी स्नातक बंधुओं से अपील है कि 12 साल नहीं 18 साल से युवा स्नातकों को ठगा जा रहा है। हम 6 राज्यों में से एक बहुत आप कह लीजिए कि सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक सीट मिला है स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए। तो इसमें अगर इस सीट को भी हम विधायक और मुखिया का सीट बना देंगे तो इस सीट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारे यहाँ शिक्षकों के साथ क्या बर्ताव है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप कहते हैं, वीडियो वायरल होता है कि भाई शिक्षकों को पढ़ाना नहीं आता है, जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, मगर शिक्षकों को आप समय देते हैं। जनगणना करवाना है तो शिक्षक से, मतगणना करवाना है तो शिक्षक से। अब कुछ दिन पहले तो ऑर्डर एक आया था कि भाई खेत में भी जो लोग जा रहे हैं मैदान करने, उनका भी फोटो खींचना है शिक्षक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि एमएलसी के लिए भी चुनाव चल रहा है और स्नातक जो निर्वाचन है उसके लिए हमारे साथ हैं पटना से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं ऋतुराज कुमार जी। इनसे बात करेंगे। आपको हम बता दें कि ये जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के सुपुत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और बिहार में आए हैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए। और जो यहाँ के युवा हैं स्नातक पास, उनके भविष्य को अच्छा करने के लिए, कामयाब बनाने का प्रयास कर रहे हैं और विधान परिषद के उम्मीदवार हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, सर आप स्नातक के उम्मीदवार हैं और जैसे अभी देश में समस्याएं चल रही है कि युवा जो हैं वो उनके सामने रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। आप राज्य के उच्च सदन के लिए आपने उम्मीदवारी दिया है, तो कैसे उनके जीवन में आप बेहतरी, उनके भविष्य को संवारने का प्रयास आप उच्च सदन से करेंगे? देखिए, चुनाव में आप सही कह रहे हैं, स्नातकों का चुनाव और स्नातकों की आज सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से शिक्षा और बेरोजगारी ही है। और जब भी मैं लगातार, जब भी 1-1.5 साल से जब भी मैं संपर्क में गया हूं, तो मेरा मुद्दा एक ही रहा है कि बिहार में युवा स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। अब जब हम बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं फीजिबल नहीं है, गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। मगर अगर आप अलग राज्यों से, हमारे से बगल में राज्य है झारखंड, वहाँ भी ये मिलता है, और भी हरियाणा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, 6-7 राज्यों में ये बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और बेरोजगारी भत्ता सिर्फ मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप 2 साल 3 साल कोई स्टाइपेंड दे दें यूथ को और उससे वो मतलब बहलाने फुसलाने के लिए एक तरह से आप, वो नहीं कहता हूँ कि आप कोई पैकेज दे दीजिए। देखिए, बेरोजगारी भत्ता के पीछे मेरा एक सोचा समझा व्यू पॉइंट है कि अगर हमारे प्रदेश में मेरे हिसाब से क्या सरकारी आंकड़े भी हैं, 20 से 25 लाख लगभग स्नातक युवा बेरोजगार हैं। और जब इतनी बड़ी फौज को सरकार अगर हर मंथ, जैसे हरियाणा में है आपका जो आपका टियर बनाया हुआ है, जैसे +2 के स्टूडेंट्स के लिए 8,000 है, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए 15,000 है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए 10,000 है। तो जब अच्छा स्टाइपेंड सरकार इतनी बड़ी फौज को जब देगी तो सरकार के ऊपर खुद ब खुद दबाव रहेगा कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो समय पे उसका परीक्षा हो, उसका रिजल्ट समय पे आए, उसमें कोई कोर्ट केसेस में मामला ना फंसे। क्योंकि देखिए, हम अभी तक जितना भी देखते हैं बिहार सरकार का जो भी बहाली निकलता है, चाहे वो टीचर्स का हो या आपका लाइब्रेरियंस का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, कोई भी प्रोसेस 5 साल 6 साल मिनिमम, और उसमें एक प्रोसेस और आ जाता है कोर्ट केसेस। अब मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहा हूं, तो 2014 में एक केस आया था हमारे सीनियर के पास, जिसमें आपका जो दरोगा बहाली के 2004 के स्टूडेंट्स जो पास किए थे, उनका 2014 में फिटनेस के लिए बुलाया गया था। तो आप समझ सकते हैं, जब 10-10 साल एक स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जाम के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसमें स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जब सरकार इतने बड़ी फौज को बेरोजगारी भत्ता देने लगेगी तो सरकार के ऊपर प्रेशर रहेगा 2 से 3 महीने के अंदर ये सारा मामला। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट पहले भी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते थे उसमें भी कॉन्सेप्ट पहले यही था कि टाइम पे आप इसमें रजिस्टर करवाइए, आपको इसमें नौकरियां मिल जाएं समय पे। तो सरकार का मेरा यही है, फोकस मेरा इसी पे है कि मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो सदन में भी इन चीज़ों को रखूंगा। तो सरकार के ऊपर जब इतनी बड़ी फौज का प्रेशर रहेगा पैसा देने का, तो सरकार बाकी जो प्रोसेस है उसको सही समय पर करे। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में अगर इसको लागू किया जाए सुचारू रूप से, क्योंकि जो राज्य इसमें लागू हो रहा है वहाँ पर सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है। अपने ट्रेजरी से पैसा इतना सरकार को जब देना पड़े तो सरकार को भी उन छात्रों के लिए लगेगा भाई नहीं, 2 महीने 3 महीने में इस प्रोसेस को हम निपटा दें। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि अगर बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, लेकिन भत्ता सर वो संपूर्ण उपाय नहीं है। नौकरी सर, और सरकारी नौकरी कम है। हम लोग सभी लोग जानते हैं जितना जनसंख्या का भार है बिहार में, तो आप अगर उच्च सदन में चुन के जाते हैं, एमएलसी बनते हैं, तो वे कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिन पर आप विचार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ दी जा सके? देखिए, नौकरियों की कमी नहीं है, नौकरियाँ बहुत है, सरकार समय पे उसका
पब्लिकेशन नहीं करती है, निकालती नहीं है। अब हाल में ही जो रिपोर्ट है अभी बिहार में 2,97,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, 9,000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, लाइब्रेरियंस की ज़रूरत है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, सिपाही में नौकरी की कमी नहीं है। देखिए सरकार समय पे नौकरी नहीं देती, और बिहार में देखिए इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ा जो जॉब जनरेशन होता है वो सरकारी नौकरियाँ ही हैं। हाँ, ये बात समुचित आपकी बात भी, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है कि सिर्फ भत्ता देने से या सरकारी नौकरी से पूरा मामला निपटने वाला नहीं है। तो अब जैसे यहाँ मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो बिहार सरकार को कुछ स्कीम्स है जो वो देते हैं, करते हैं, मगर वो नॉन जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं तो बिहार सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री, EMI फ्री। तो इसी तरह का एक योजना होना चाहिए जो सारे वर्ग के लिए हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, गरीब हो। गरीब जो आपको अगड़ों में भी गरीब हैं उन्हें भी ये मिलना चाहिए सुविधा कि हमें एक लोन का स्कीम हो। अगर मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा है, अगर हम इंटरेस्टेड भी नहीं, बहुत लोग जॉब के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं, उनका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ स्किल होता है, उनका माइंडसेट होता है उस तरफ, तो आप कह लीजिए उनको आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार को स्कीम्स है सरकार की, बस सरकार को उसको सही तरीके से, सुचारू तरीके से छात्रों के बीच में लाना होगा। अब देखिए आपका एक और स्कीम है जैसे बिहार सरकार देती है कि आप नॉन जनरल स्टूडेंट्स के लिए कि आप BPSC का मेंस निकाल लीजिए तो आपका कुछ स्टाइपेंड मिलता है। तो इस तरह की स्कीम्स है सरकार को, है बस कि ये सारे ग्रेजुएट छात्र के लिए, सारे PG छात्र के लिए देना पड़ेगा। जब और देखिए ऐसा नहीं है कि जॉब जनरेशन के लिए बिहार में 2 बड़े सेक्टर हैं जो मुझे लगता है यहाँ बड़ा जॉब क्रिएट हो सकता है और हमारे पास उसमें पोटेंशियल है। पहला तो है एजुकेशन, क्योंकि मैंने पुणे से लॉ की पढ़ाई की है और पुणे का जो पूरा इकॉनमी आप कह लीजिए वो स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। इतने कॉलेजेस हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका चले जाइए लॉकडाउन के टाइम में, तो जो पूरा एरिया है उसमें आप कह लीजिए जो सब्सिडरी जो इकॉनमी है वहाँ पे, चाहे वो रेंट से हो जाए, ये टिफ़िन वाले हो गए, या आपका कह लीजिए बुक सेलर हो गए, तो बहुत तरह का जॉब जनरेशन होता है। अगर आप यहाँ पे बिहार में, क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है पढ़ाई के लिए बाहर, पुणे जाइए, दिल्ली जाइए, बंगाल, आप कहीं भी जाइए, आपको वहाँ पे बिहार के बच्चे ही मिलेंगे। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा तो एक अपने आप में जॉब जनरेशन होगा। और दूसरा बिहार मुझे लगता है जॉब जनरेशन का जो बड़ा स्कोप है वो है सर्विस इंडस्ट्री। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो आप कह लीजिए इतिहास है, और यहाँ पे इतना स्कोप है टूरिज्म का। हमसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनकी पूरी इकॉनमी, हमारे कंट्री में भी राजस्थान पूरा इकॉनमी उनका टूरिज्म पे बेस्ड है। ग्रीस हमसे छोटी कंट्री है, पूरा इकॉनमी उनका टूरिज्म पे बेस्ड है। और हमारे यहाँ तो इतना बड़ा स्कोप है, आपका साउथ ईस्ट एशिया से इतने टूरिस्ट आते हैं हर साल, फिर भी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास स्कोप नहीं है, सरकारी जॉब के अलावा भी यहाँ बहुत स्कोप है, बस सरकार को सुचारू रूप से कुछ चीज़ों के ऊपर पहल करना पड़ेगा। एजुकेशन और टूरिज्म, अगर इन दोनों के ऊपर भी सरकार पहल करे तो एक बड़ा जॉब जनरेशन का स्कोप है यहाँ बिहार में। एजुकेशन की आपने बात की, आप पुणे से पढ़ाई किए हैं। बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, और ख़ासकर मैं आपके स्नातक का ही बात करूँ तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं होती है। कहा जाता है कि यहाँ छात्र जो है पासपोर्ट पढ़ के वो ग्रेजुएट बनते हैं। तो इसके बारे में आप क्या आवाज़ उठाएंगे, सरकार के पास क्या बात रखेंगे कि आखिर कैसे इनमें सुधार किया जाए? देखिए ये कोई दो राय नहीं है कि बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था को दिन ब दिन आप कह लीजिए ध्वस्त किया गया, चाहे ये 15 साल की ये सरकार हो या 15 साल की पुरानी सरकार हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एजुकेशन सिस्टम को इसलिए यहाँ धीरे धीरे आप कह लीजिए डिस्ट्रॉय किया गया कि अगर हम पढ़ लेंगे, हम अपने अधिकार को मांगेंगे, नौकरियाँ मांगेंगे, जो सरकार देना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि लोग पलायन करें। क्योंकि अब उप मुख्यमंत्री जी का भी जैसा बयान आया था, ज़्यादा उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, मगर यहाँ ये मेंटालिटी कर दिया गया है कि भाई आपको कुछ अच्छा करना है तो आप बाहर जाइए। मैं सिर्फ लॉ के लिए नहीं, मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद ही बाहर चला गया। पहले दिल्ली मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं पूना गया, फिर वापस लॉ करने के बाद मैं वापस दिल्ली गया प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो पलायन का दर्द है, ये सरकार के जो नुमाइंदे और खास करके जो हमारे स्नातक सीट पे जो हैं, उन्होंने पलायन के दर्द को झेला नहीं है। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और जैसे आप कह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की बात, खुद एलुमनाई हैं, वहाँ के सीनेट के मेंबर भी हैं। मगर आप भी जानते होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को आज तक NAAC का A ग्रेडेशन नहीं मिला है। बिहार में कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको NAAC का A ग्रेडेशन नहीं है। ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। इतना पुराना कॉलेज, इतना पुराना यूनिवर्सिटी जिसका हिस्ट्री रहा है, जहाँ साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए 70s तक बाहर से लोग आते थे, और आज साइंस कॉलेज की क्या दुर्दशा है, पटना कॉलेज की क्या दुर्दशा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार, और ये देखिए सिर्फ ये आप जो कह रहे हैं पासपोर्ट वाला नहीं, यहाँ और भी कई तरह की समस्याएं हैं। जो ग्रेजुएट से जब आप बात कीजिएगा किसी से, 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल से पहले कंप्लीट नहीं होता है। अनुमंडल में कॉलेजेस हैं मगर वहाँ PG की पढ़ाई नहीं होती है। नवादा इतना बड़ा जिला है,
वहाँ से लड़की एक भी 14 प्रखंड हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, एक भी जगह वहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। अब वहाँ से लड़के चलिए मान लीजिए आ गए, बाहर आके पढ़ लेते हैं किसी तरह, मगर बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ती है, चाहे तो उनको गया जाना पड़ता है, नालंदा जाना पड़ता है। अब नालंदा में सरकार ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खुलवाया, अमर्त्य सेन जी को वीसी बना के बुलवाया गया, 48 करोड़ का पैकेज दिया गया, मगर अभी भी ढाक के 3 पात। वहाँ भी कॉलेज में टाइम पे सही में आपको 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में, और इससे देखिए एक विशेष सर्किल बनता है ना कि आप जब समय पे आप डिग्री नहीं दे पा रहे हैं तो मान लीजिए किसी का जॉब लग जाता है सरकारी नौकरी में ही, डिग्री के अभाव में उसकी नौकरी नहीं हो पाती है। ये तो सिस्टमैटिकली सरकार ने, ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, सिस्टमैटिकली ध्वस्त किया गया कि बिहार में लोग शिक्षा अगर चाहते हैं तो बाहर जाएं, क्योंकि अच्छी शिक्षा आपको बाहर मिलेगी, नौकरियां बाहर मिलेगी। सरकार को यहाँ बस 2 चीज़ से मतलब है कि बस हम घर घर होम डिलीवरी करवाएं शराब की, बालू की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहे ना रहे, उसके लिए तो लोग बाहर चले ही जाएंगे। आपके क्षेत्र में पड़ता है पटना, नालंदा और नवादा। लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है उनकी तरफ से? देखिए, रुझान हमारे प्रति बहुत अच्छा है। हम लगातार 1.5 साल से युवाओं के बीच में हैं, स्नातकों के बीच में हैं, शिक्षकों के बीच में हैं, अधिवक्ताओं के बीच में हैं, और रोष है। 12 साल में जो हमारे मौजूदा पार्षद हैं, मंत्री भी रहे, उन्होंने 12 साल में स्नातकों के लिए, मुझे लगता है योजना तो छोड़िए, सदन में भी एक बार उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है बेरोजगारी के ऊपर या शिक्षकों के ऊपर। शिक्षकों के साथ अभी जो लॉकडाउन से पहले जो शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी हम हर जगह बीआरसी में गए, जो शिक्षकों का भी गुस्सा था। अब ये गुस्सा ही कह लीजिए कि रुझान ऐसा था कि सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया चुनाव से जस्ट पहले कि कोई भी शिक्षक किसी भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है, किसी भी रैली में नहीं जा सकता है, किसी का प्रचार नहीं कर सकता है, वरना सस्पेंड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डर तो है, देखिए जो सरकारी नुमाइंदे हैं, और एक रोष है, युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है, और इस बार बदलाव होगा। मंत्री जी को इस बार सिंहासन खाली करना पड़ेगा, युवा आ रहे हैं। अच्छा, ये सर आपने बाहर में पढ़ाई की, दिल्ली में आपने प्रैक्टिस किया, तो युवाओं को आप बताते हैं कि क्या बिहार कहाँ कितना पिछड़ा है और आगे जो हमारे जो साथ के राज्य हैं वो कितना आगे निकल गए? देखिए, ये जो बताने का दर्द नहीं है। हम जब सब बाहर जाते हैं, कोई भी बिहार से बाहर जाता है तो बहुत हम लोगों को दंश झेलना पड़ता है। जो बाकी जगह के छात्र होते हैं वो कहते हैं, अरे आपके यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मुंह उठा के आ गए, कुछ भी नहीं है बिहार में। तो ऐसा नहीं कि बिहार में कुछ भी नहीं है। हमारा जो इतिहास, अब कह देते हैं, भले कुछ मंत्री हैं जो कह देते हैं पलायन शौक से करते हैं बिहारी, मगर यहाँ रिवर्स पलायन होता था। यहाँ लोग बाहर से आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी था आपका, तिल्हाड़ा यूनिवर्सिटी था उसी के बगल में, तो यहाँ लोग बाहर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, यहाँ लोग बाहर से पढ़ने आते थे। यहाँ जॉब जनरेशन यहाँ होता था। यहाँ नहीं कि स्कोप नहीं है, और लोगों को पता है, बिहार के छात्र जो बाहर हैं उन्हें पता है कि हमारे यहाँ सब कुछ है। और दर्द इसी बात का है कि हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए हमें बाहर जाना पड़ता है, बस सरकार के विल पावर नहीं होने की वजह से। यहाँ संसार, आप किसी चीज़ में देख लें ना, श्री बाबू के टाइम में इतनी फैक्ट्रीज थी। अब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि इट्स अ लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट है तो अरे यूरोप में कितनी, आप जर्मनी हो गया या कितने सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आज पीक पे हैं और वो लैंडलॉक्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्कोप है, हर डिपार्टमेंट में स्कोप है। आप ये उठा लीजिए, आप IPS IAS का आंकड़ा उठा लीजिए, बिहार से छात्र होते हैं। एम्स का आंकड़ा उठा लीजिए, अभी क्लैट में हाल में ही 2 दिन पहले पटना की लड़कियां अपराजिता, वो टॉप की हैं। तो हमारे यहाँ टैलेंट का कमी नहीं है, हर फील्ड में हमारे यहाँ टैलेंट है, बस आप उसको एक दिशा दे दीजिए। बिहार के छात्र वापस आना चाहते हैं, अब वापस आएंगे, आप कुछ सुविधा दीजिएगा तब ना, आप कुछ मूलभूत। अब हमारे तरह कुछ लोग हैं जो वापस आते हैं, आने का मन भी है, मगर कहीं ना कहीं देखिए एक इंसेंटिव होना चाहिए। अब सरकारी नौकरी में शिक्षकों का, आप मैं जर्मनी गया था बहुत साल पहले, तो वहाँ पे सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो शिक्षकों को मिलता है। अब हमारे यहाँ शिक्षकों के साथ क्या बर्ताव है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप कहते हैं, वीडियो वायरल होता है कि भाई शिक्षकों को पढ़ाना नहीं आता है, जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, मगर शिक्षकों को आप समय देते हैं। हम वकील हैं, हमें भी कोई केस से पहले कहीं जाते हैं बहस करने तो रिसर्च करना पड़ता है, फाइल पढ़नी पड़ती है। शिक्षकों को समय मिलता है, जनगणना करवाना है तो शिक्षक से, मतगणना करवाना है तो शिक्षक से। अब कुछ दिन पहले तो ऑर्डर एक आया था कि भाई खेत में भी जो लोग जा रहे हैं मैदान करने, उनका भी फोटो खींचना है शिक्षक को। शराब बेचना था कुछ दिन, जब बंदी नहीं हुई थी उससे पहले होता है कि सरकारी दुकान में भी स्कूल के बाद शराब बेचना है शिक्षकों को आप छोड़ कहाँ रहे हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए? तो ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ है, सारे प्रकार के संसाधन हैं, और सरकारी स्कूलों में भी संसाधन है। आप अगर उसको सही, दिल्ली में आप कुछ भी कह लीजिए केजरीवाल सरकार को, मगर उन्होंने जो व्यवस्था सरकारी स्कूल में आज किया है वो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो भी आप ही की तरह, वहाँ भी इसी तरह का स्थिति था, सरकारी स्कूल में बदलाव आया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ है।
और बिहारी छात्र भी जो बाहर हैं या एनआरआईज जो बाहर हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारीज जो बाहर हैं, उन्हें भी पता है यहाँ सब कुछ है, बस एक विल पावर की ज़रूरत है। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, लोग भी मन बना रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो एक बदलाव आएगा, समय लगेगा मगर आएगा। ऋतुराज जी, हमारे चैनल से आप अपने मतदाताओं को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही सभी स्नातक बंधुओं से अपील है कि 12 साल नहीं 18 साल से युवा स्नातकों को ठगा जा रहा है। स्नातकों को सिर्फ हर बार कहा जाता है हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, मगर जब समय मिलता है, मौका मिलता है, तो स्नातकों को सुविधा देने के नाम पे कॉलेजेस में आप चापाकल दे देते हैं, ब्लैक बोर्ड दे देते हैं, बेंच दे देते हैं, उससे स्नातकों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो सीट है, ये कोई विधानसभा का सीट नहीं है, मुखिया का सीट नहीं है। नली गली पीसीसी के लिए मुखिया विधायक हैं आपके पास। हम 6 राज्यों में से एक बहुत आप कह लीजिए कि सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक सीट मिला है स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए। तो इसमें अगर इस सीट को भी हम विधायक और मुखिया का सीट बना देंगे तो कोई सीट का कोई फायदा नहीं है। अगर स्नातकों के हित की जो बात करें, आप इस बार उन्हीं लोगों को चुन के भेजिए। काम हो ना हो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम आप स्नातकों की आवाज़ बने। स्नातकों के बीच से आप जा रहे हैं तो आप वैसे लोगों को चुनें, वैसे लोगों को अपने प्रथम वरीयता का आप वोट दें 22 तारीख को, जो आपके हित के लिए बात करें। धन्यवाद। तो जो स्नातकों के हित के लिए बात करें, उन्हें आप मौका दें। युवा हैं ऋतुराज जी, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हैं और बिहार में एक नई सोच लेके आए हैं और इनका मानना है कि बिहार में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसी पोटेंशियल की यूज़ न करने से यहाँ पर पलायन बढ़ा है और पलायन का दर्द को ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि आगे जो भी स्नातक हैं या जो भी बिहारी हैं, उनको अपना मातृभूमि जो है वो न छोड़ना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।